हेलो दोस्तों, वेलकम टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो नॉर्मली अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर है जो कंपनीज को स्टडी करके उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वार्टरली रिजल्ट्स, Q1 का, Q2 का, Q3, Q4 ऐसा। तो क्वार्टर से क्वार्टर के बीच में जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद लगभग 3 महीने या 4 महीने का आपको गैप मिलता है। जैसे अभी Q2 का रिजल्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इक्का दुक्का कंपनी का रिजल्ट आ रहा है और जो मेन बड़े कंपनीज है उन सब का रिजल्ट आ चुका है। तो उसके बाद आपने रिजल्ट को पढ़ लिया, आपको जो कंपनी अच्छा लगा, जो खराब लगा, आपने चर्निंग किया। कुछ कंपनीज आपने पैसे को ऐड किया होगा, जो कंपनी खराब कर रही होंगी उनको आपने पनिश किया और उसमें से पैसे को निकाल लिया। अब उसके बाद क्या होता है, आप अपना अपना काम तो कर दिया। अब उसका स्टॉक में मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो स्टॉक्स आपको अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है वो वहाँ से 10% ऊपर चला गया होगा। कुछ स्टॉक आपको अच्छा लगा होगा, उसने रिजल्ट भी अच्छा किया होगा, बट फिर भी वो कंपनी लगभग 10% नीचे, या कुछ कंपनीज आपका नीचे रहेंगे, कुछ कंपनीज ऊपर रहेंगे। मतलब वो कोई रैंडमली फिक्स नहीं होता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो मार्केट चल रहा है बियर मार्केट, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो जिन कंपनी ने रिजल्ट अच्छा भी किया है उनका भी परफॉर्मेंस डाउन है। ओवरऑल अगर देखें तो शायद अगर आप हमेशा एवरेज आप करते रहते हैं तो आपका पोर्टफोलियो अभी लगभग 4-5%, 10% नीचे हो सकता है। कमेंट करके बताइएगा आपका कितना परसेंट नीचे है। मेरा तो लगभग अभी आज की डेट में अगर देखूँ तो 3.5% नीचे, जो कि 2-4 दिन पहले मेरा लगभग 5% तक चला गया था। तो थोड़ा बहुत रिकवरी देखने के लिए मिला है, तो ये देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ पे अगर आप नए इन्वेस्टर है, अगर आप बहुत टाइम को नहीं हुआ है, तो ये समय बहुत पैनिक का होता है, क्योंकि आपने कंपनी का स्टडी तो कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन मिला था वो मिल गया, आपने अपना डिसीजन बना के रख लिया, आपको जो स्टॉक खरीदना था, बेचना था, सब कर लिया। बट अब जब स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होने लगता है कि क्या करूँ मैं, क्योंकि मैंने तो सब कुछ अच्छा देख के किया, लेकिन मेरे बाइंग प्राइस के बाद अब वो स्टॉक 10% नीचे, कोई 20% नीचे हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल तरीका है इसका। पहली बात तो पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपने जो स्टडी किया है अगर वो सही है तो वो स्टॉक आज नहीं तो कल या 1 महीने 2 महीने बाद फिर से रिकवरी दिखाएगा, और बहुत बेटर रिकवरी दिखाएगा। क्योंकि देखिए, जब स्टॉक गिरता है तो सारे गिरते हैं, लेकिन जब उठना होता है तो वही स्टॉक्स उठते हैं जिनका फंडामेंटल्स अच्छा हो, जिन्होंने अच्छा प्रोग्रेस दिखाया हो, वही उठते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपका स्टॉक नीचे गिर चुका है तो या तो आप एवरेज कर सकते हैं या वेट आउट कर सकते हैं, लेकिन सेल बिल्कुल नहीं करना है। सबसे बड़ा गलती हम लोग ये करते हैं कि अगर हम पैनिक करके सेल कर देते हैं, उसके बाद हमारा स्टॉक जब ऊपर भागता है तो हम लोग फिर वापस से उस कैपिटल को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सेल कर दिया, लॉस बुक कर दिया, तो कैपिटल हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो हाँ, ऑफकोर्स अगर आपकी कंपनी खराब है, फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम है और अभी तक आपने बेचा नहीं था, तो ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है उसको बेच के निकाल देने का, क्योंकि बियर मार्केट में फिर जब गिरना शुरू होता है तो बहुत लंबा समय तक गिरता है। अब नेक्स्ट बात है एवरेज करने का। तो एवरेज जब भी वो करना होता है, आपको हमेशा पोर्टफोलियो लेवल पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका पूरा पोर्टफोलियो अगर है तो आपका पोर्टफोलियो भले ही 4-5% गिरा होगा, बट उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो 10% ऊपर होंगे, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो 20% नीचे होगा, कुछ फ्लैट काम कर रहा होगा, सब स्टॉक्स इंडिविजुअल काम करते हैं। तो आपको एवरेज जब भी करना है तो आपको हमेशा एलोकेशन का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक अगर आपका 10-20% गिर गया है, अगर आप उसमें और पैसा ऐड करते हैं तो आपने उस इंडिविजुअल स्टॉक पे अपने एलोकेशन को बढ़ा दिया है। बहुत लोग ऐसा गलतफहमी होता है कि वो उसका एवरेज कम हो रहा है। सही बात है, एवरेज कम होता है, बट आपने जो एलोकेशन लगाया वो एलोकेशन बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है, आपने उस कंपनी में रिस्क ज़्यादा लिया है। अब वो कंपनी वहाँ से अच्छा परफॉर्म करती है तो ऑफकोर्स आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कंपनी वहाँ से और 10-15% गिरती है तो आपको जो लॉसेस है वो भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी ये रहता है कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट सब में लगाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगभग 5% तक कैपिटल एलोकेट करता हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा 20-22% मतलब 20-22% स्टॉक्स रहते हैं, 20 से 22 के आसपास। तो जब भी मुझे एवरेज करना होता है तो मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि मेरा जो एलोकेशन है वो 5% के आसपास ही रहे। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक बहुत गिर गया तो 2% एक्स्ट्रा, 1% एक्स्ट्रा से लगाता हूँ। मतलब उसका एवरेज करने के बाद भी उसका एलोकेशन मैक्स टू मैक्स 6-7% ही जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अगर चला गया तो फिर आपका पोर्टफोलियो इम्बैलेंस हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में लगभग 20 स्टॉक है और आपको उसमें एक और स्टॉक नया देखने के लिए मिल रहा है जो अच्छा काम कर सकता है, तो आप वहाँ पे अगेन 2 चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाना है कि मैं 20 स्टॉक के ऊपर जाऊँगा ही नहीं, तो वहाँ पे आपको कोई एक स्टॉक बेचना पड़ेगा, उसके बदले में दूसरा ऐड करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसमें एक और स्टॉक ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने टोटल कैपिटल का 5% 4% के आसपास ही एलोकेट कीजिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उससे बहुत कम करेंगे तो ठीक है, क्योंकि आप बाद में जाके एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। बट अल्टीमेटली वही है कि हमेशा एलोकेशन को एक हिसाब से आगे लेके जाइए। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास अभी स्टैलियन था, ठीक है। तो स्टैलियन का जब मैंने Q2 का रिजल्ट पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे कंपनी जो गाइड कर रही है वो बहुत अच्छा गाइडेंस दे रही है।
फिर उसके बाद मेरे बाई करने के प्राइस, मतलब जब मैंने 400 बाई किया था, 400 से वो गिरते गिरते स्टॉक लगभग 160 ऐसा कुछ तक पहुंच गया था। कहाँ चला गया, 160 या 170 तक गया था, मुझे याद नहीं है। तो मेरे बाइंग प्राइस से वो लगभग आपका 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका था। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैंने क्योंकि कंपनी को मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो मैंने उसमें सिर्फ 1% ही एलोकेट किया, ओनली 1%। तो जब वहाँ से 50% नीचे आया, और तब मैं जो ऑफकोर्स मैं ही पैनिक किया, सब लोग पैनिक करते हैं, क्योंकि आपका स्टॉक अगर टॉप से 30-40% गिर जाए तो किसी को पैनिक करना चाहिए। जो पैनिक नहीं कर रहा वो या तो बेवकूफ़ है या उसको वो भगवान बन चुका है, मेरे ख्याल से ये। तो स्टाइलिन में मैंने क्या किया, मैंने फिर से कॉन कॉल जाके पढ़ा, ठीक है। कॉन कॉल में देखा कि कंपनी जो पहले बोल रही थी, अगेन मुझे कन्विक्शन है, तो इस दाम पे भी मैं खरीदने को रेडी रहता। बट फिर उसमें क्या हो गया, एक आपका न्यूज़ निकल के आ गया कि उन्होंने पैसा का हेरफेर किया, तो फिर मैं रुक गया, मैंने उसमें पैसा ऐड नहीं किया। लेकिन फिर उन्होंने अपडेट दिया, कंपनी की तरफ से अपडेट आया कि हम लोग का ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया, और आगे ये बताया कि हम लोग जो गाइडेंस दे रहे थे कि हम इतना % से ग्रो करेंगे, वो अभी भी इंटैक्ट है, और हम लोग का जो R32 का प्लांट है वो मार्च तक हम लोग का मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। और वो कंप्लीट होने के बाद हम साल में लगभग 500 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ उस प्लांट से ला पाएंगे। अब कंपनी क्या करती है, इस साल में कंपनी ने लगभग 300 करोड़ का सेल्स किया है। सिर्फ एक नया प्लांट ऐड करने की वजह से कंपनी 500 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाएगी। तो यानी मान लीजिए अगले साल में अगर देखता हूँ तो कंपनी का रेवेन्यू कितना हो सकता है, लगभग 800 करोड़ हो सकता है। 800 करोड़ नहीं भी होता है, मान लीजिए 600 करोड़ होता है, तो भी आज के रेवेन्यू से कंपनी का कल अगले साल में रेवेन्यू डबल होने वाला है। और इतने फॉल के बाद कंपनी का प्राइस ट्रेंडिंग लगभग 34 के आसपास चला गया था। तो अब एक ऐसी कंपनी आपको मिल रही है 34 के प्राइस ट्रेंडिंग में, जो अगले साल अपने प्रॉफिट को डबल करने का बात कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा वैल्यू बाय था मेरे लिए। तो मैंने फिर से क्या किया, उसमें 2% के आसपास में ऐड कर दिया, 2%, ज़्यादा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद ही मैंने 2% ऐड किया। तो अब मेरा जो एवरेज था वो घट के कितने पे आ गया, जो फॉल था मेरा वो लगभग 30% के आसपास आ गया था। और फिर वहाँ से मार्केट ने क्या किया, स्टेलियन को अवॉइड करना शुरू किया। जिस दिन से मार्केट गिरना शुरू हुआ उस दिन से स्टेलियन बढ़ना शुरू हो गया, हर दिन 5% 4% का सर्किट लगा रहा था। और अब मेरा जो फॉल है वो सिर्फ 21% का फॉल पे है। तो देखिए, इस तरीके से आपको हमेशा करना है। अगर आप एक ही बार में किसी स्टॉक में बहुत पैसा डाल देंगे तो फिर एवरेज करने के लिए आपके पास पैसा बचेगा नहीं। और अगर आप एवरेज करते हैं उस टाइम पे, तो आपका एलोकेशन लिमिट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैं स्टेलियन का हर बार डिस्कस करता हूँ ये चीज़, कि मैं अपने साथ साथ मैंने अपने दोस्तों को भी बताया था कि ये कंपनी अच्छी काम कर रही है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने B2 रिटेल, सिरका पेंट्स, और मेरे ख्याल से सर्वेश्वर, और एक कोई कंपनी था, मेरे ख्याल से कुछ, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन 4-5 कंपनीज का नाम बोला। लेकिन मैंने सबके बारे में बताया तो उनको स्टेलियन बहुत पसंद आ गया। और उन सारों ने क्या किया कि सिर्फ स्टेलियन में ही जितना पैसा था, किसी के पास 40,000 था, किसी के पास 20 था, किसी के पास 30-40 के आसपास था, सब ने लगा दिया उसमें। और लक देखिए उन लोगों का, चाहे मेरा भी लक देखिए, वहाँ से स्टॉक गिरते गिरते 40% पे आ गया। अब उन्होंने क्या किया कि वो मुझसे 12 फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि स्टेलियन क्या करूँ, इतना गिर रहा है, बेच दूँ, निकाल दूँ। तो मैंने बोला कि होल्ड करो, Q3 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही हम इस पर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। फिर जैसे जैसे वो मान गए। अब उसके बाद जब ये पिछले कुछ दिनों में स्टेलियन जब बढ़ना शुरू हुआ, तब फिर उनका फ़ोन आना शुरू हो गया कि स्टेलियन तो बढ़ रहा है, हर दिन 5% बढ़ रहा है, खरीद लूँ क्या। मैंने कहा क्यों खरीदोगे भाई, तुम्हारा ऑलरेडी एलोकेशन बिगड़ा हुआ है, और क्यों ऐड करोगे। तो उनका लॉजिक ये था कि मैं इसको बाय कर रहा हूँ, फिर मेरा एवरेज कम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा तो बेच दूँगा। तो अगेन पहली बात तो ये बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि आपको अभी दिख रहा है कि 5% भाग रहा है, तो आप फोमो में आ गए कि अब मैं एवरेज कर लेता हूँ, तो नहीं तो मेरा मौका मिस हो जाएगा। बट अगर आपका थॉट प्रोसेस सेम ही रहता तो आप पहली बाय करते, जब 40% में गिरा हुआ था, उस समय किसी ने कॉल नहीं किया, उस समय लोग बेचने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने फिर से समझाया कि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 40,000 लेकर रखे हुए और स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसके बाद आपने मान लीजिए बाय कर भी लिया, एवरेज डाउन हो भी गया, क्या गारंटी है कि उसके बाद वो फिर से 5% उठेगा, उसके बाद फिर से वो डाउनफॉल शुरू कर सकता है, क्योंकि अभी तक कंपनी में कोई क्लैरिटी नहीं है। जब तक Q3 नहीं आता, Q3 का रिजल्ट नहीं आता, हम लोग को अच्छे से मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा कि वो क्या गाइड कर रही है। तो कभी भी एवरेज करना है तो आपको एलोकेशन का ध्यान रखना है। इसलिए बेस्ट सिचुएशन ये रहता है कि आप स्टार्टिंग करें तो 1-2% का एलोकेशन से कीजिए, फिर धीरे धीरे जैसा कंपनी परफॉर्म करती है वैसे वैसे बढ़ाइए। अगर आप महंगा खरीदेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई स्टॉक अगर 10 गुना होता है तो वो एक ही बार में 10 गुना नहीं होगा ना। पहले 50% रिटर्न देगा, फिर 60% देगा, फिर 100%, 200%, 300%। तो धीरे धीरे करके खरीदिए, उसमें क्या है। अगर आपको 10 गुना पैसा कमाना है तो ये मत सोचिए कि मैं एक बार में पैसा लगा दूंगा और उसको 10 गुना तक होल्ड करूंगा। कोई नहीं कर सकता, वॉरेन बफेट भी नहीं कर सकता, पीटर लिंच भी नहीं कर सकता, राकेश झुनझुनवाला भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, कंपनी को ट्रैक करते जाना है और धीरे धीरे पोजीशन को बिल्ड करना है। वरना अगर ऐसा होता तो किसी एक स्टॉक के ऊपर पूरा फुल पैसा मैं लगा के बैठ जाता। हम लोग को इसलिए क्या करना पड़ता है, 20 स्टॉक में जो एलोकेशन करता हूँ मैं, वो क्यों करता हूँ,
क्योंकि मैं कंपनीज को पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, बट आगे जाए कंपनी क्या कर देगा मुझे नहीं पता ना। क्योंकि 20 कंपनी मैंने अगर कोई पढ़ स्टडी किया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि 20 की 20 कंपनी जैसा बोल रहे हैं वैसा कर ही देंगे। उसमें से 4-5 कंपनी बेकार करेगी, 2-3 कंपनी उससे फ्लैट रहेगा, और 1-2 कंपनी ऐसे होंगे जो आपके रिटर्न को 4-5 गुना का प्रॉफिट बना के दे देंगे। तो इसलिए हमको हमेशा एक पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर हमेशा देखना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो किस तरीके से काम कर रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक को लेके उतना सीरियस, उतना पागल नहीं हो जाना है कि मुझे स्टॉक पूरा पसंद है, पूरा पैसे इसमें डाल दूंगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्लो अप्रोच लेके जाइए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का गेम है। ऐसा नहीं कि एक बार मैं स्टडी करके छोड़ दिया। अभी देखिए ये जो Q2 के बाद का जो पीरियड है ये काफ़ी बोरिंग सा है और काफ़ी पैनिक करने वाला भी है, क्योंकि एक तो आपको कंपनी के बारे में अपडेट पता नहीं है और कंपनी का प्राइसेस फॉल हो रहा है। अब आप खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हो कि मैं क्या करूं, मैंने स्टडी सही तो किया था कि नहीं किया था। तो अगर आपको खुद पे डाउट हो रहा है तो आप उनके कॉन कॉल्स को फिर से पढ़िए, क्योंकि आपने जब पहली बार जब कॉन कॉल पढ़ के लिया तो आपको समझ में आया कि ठीक है कंपनी ये बोल रही है इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब दोबारा से पढ़ोगे तो आपको क्लियरिटी फिर से आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का ना मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है। हम लोग पढ़ लेते हैं फिर खुद 2 दिन बाद भूल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम मुझे अच्छा लगा मैंने खरीद लिया, लेकिन जब मार्केट फॉल करना स्टार्ट करेगा तो मैं सारी चीज़ भूल जाऊँगा कि कंपनी क्या बोली थी क्या नहीं बोली थी। और अगर आप न्यू इन्वेस्टर है तो ये तो ऑब्वियसली आपके साथ होगा ही, क्योंकि आपको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे खुद भी जब मैं 20 कंपनी को देखता हूँ तो मैंने एक ऐसा कॉपी बना के रखा हुआ है, ये है जेड फंड्स। मैं जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ वो SIP रोटी कपड़ा मकान है। तो इस डायरी में मैं ऐसे लिख के रखता हूँ, देखिए जिस भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, ये मुथूट फाइनेंस का लिख के रखा है मैंने, पता नहीं इसमें उल्टा क्यों आ रहा है, ये इधर पे कहीं लिखा होगा। मुथूट फाइनेंस का मैंने पूरा यहाँ पे लिख के रखा है कि कंपनी ने क्या बोला और कैसे उसको अचीव करने का ट्राई कर रही है। फिर यहाँ पे देखिए ट्रेडेड एक्सिस ग्रामीण, जिस कंपनी के बारे में पढ़ता हूँ उन सब के बारे में मैं लिख के रखता हूँ। ये विंटेज कॉफ़ी जो रिसेंट मैंने वीडियो बनाया और मैंने उसमें एलोकेशन भी लिया है, तो ऐसे लिख के रखता हूँ ताकि मेरे को जब मुझे समरी पढ़ना हो तो इस डायरी को खोल के पढ़ लेता हूँ फिर से। या सबसे बेस्ट स्क्रीनर है, स्क्रीनर में जाके नोट्स को पढ़ लीजिए, बट उसमें आप महीने में सिर्फ मेरे ख्याल से 10 नोट्स ही पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो हाँ, ये स्क्रीनर वेबसाइट भी बहुत बढ़िया है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वेबसाइट खुद फ्री है और इतना बढ़िया वेबसाइट बना के रखा हुआ है, बहुत हेल्पफुल है। मैं इसको जब से यूज़ करना शुरू किया है मैंने बाकी सारे जो भी पहले जो वेबसाइट यूज़ करता था वो सब छोड़ दिया मैंने। स्क्रीनर के ऊपर जो डिटेल मिलता है वो मोर देन इनफ है। अगर आप सही से पढ़ते हैं और इंटरव्यूज़ देखा कीजिए, जो भी आपका टीवी पे जो इंटरव्यूज़ आता है, जिस भी कंपनी अपने पैसा इन्वेस्ट किया है उनके मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुना कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है, कैसा बुलिशनेस उसमें है कि नहीं। तो इससे काफ़ी हम लोग को आइडिया मिलता है। तो नेट इस वीडियो में इतना ही बात था कि आपको Q2 का रिजल्ट आने के बाद क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस मिलता है तो क्या करना चाहिए, कौन कौन को पढ़िए आराम से, और वहाँ से सारा का सारा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। और एवरेज करना है तो एवरेज करने का भी एक रूल है, आपका टोटल एलोकेशन जो आपने असाइन किया हुआ है उसके ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपके लिए एक बोनस चीज़ है जो कि इस वीडियो में तो नहीं है बट आगे मिलेगा, बट आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। तो जो मैंने इससे बात की कि पोर्टफोलियो का एलोकेशन कितना देना चाहिए, एवरेज कब करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए और उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा एलोकेशन, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग कौन सा चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में वीडियोस कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा सिर्फ पोर्टफोलियो एलोकेशन के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।